हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि स्पेशली प्रिपेयर किए गए हैं फ्रॉम द यूनियन बजट 2021-2022। और ये भी जो है करंट अफेयर्स का ही पार्ट रहता है। इसको मैंने वीकली करंट अफेयर्स में कवर नहीं किया था क्योंकि इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जो है बन रहे थे। और एग्जामिनेशन डायरेक्ट जो है इनसे जो है यूनियन बजट से जो है क्वेश्चन जो आते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, समय जो है आपको जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टडी एडिक्टेड एकेडमी जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। देखिए, पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, ये जो बजट है, एक जो आपके माइंड में हमेशा से एक जो बात जो क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो बजट है, ये बजट वर्ड जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जो आर्टिकल 112 जो रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बजट को जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बोला गया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बजट जो है किस पार्ट या कहां पर आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां पर नन ऑफ दी अबव जो है आंसर हो सकता है, क्योंकि बजट कहीं पर भी हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। इसको जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारे संविधान में बोला है। अगर संविधान में बोला जाए कि बजट कहाँ है, तो बजट नहीं है। आर्टिकल 112 में आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देखने को मिलेगी। और अब ये जो 2021-2022 बजट की जो एक जो खास बात है, ये बात है कि ये डिजिटाइजेशन की ओर है। और फर्स्ट जो है पेपरलेस ये जो बजट है, इस तरह से हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा जो इस तरह से जो है टैबलेट लाया गया। और फर्स्ट जो है भारत का जो है पहला जो पेपरलेस बजट जो है इनके द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया गया। और देखिए, जो 6 जो मेन जो पिलर्स हैं बजट 2021-2022 के, ये आपको जो है मेमोराइज होने चाहिए। इसमें हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो 6 पिलर जो है यूनियन बजट 2021-2022 के जो है इस बार जो है हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन। अगर आपने बजट को जो है सही ढंग से पढ़ा है 2021-2022 के, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो इसमें सिंपली ये आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन यूनियन बजट 2021-2022। ये रहे आपके ऑप्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन बजट 2021-2022 में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जो है हमारी सरकार के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है 35,000 करोड़ का जो है प्रोविजन जो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, व्हाट इज दी ओवरऑल बजट आउटले फॉर दी हेल्थ एंड वेलबिंग। तो आपको जानकर खुशी होगी, हेल्थ और वेलबिंग के लिए अब की बार 137% तक जो है बजट एलोकेशन जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने जो है इंक्रीज कर दी है। और अभी की बार की जो बजट एलोकेशन है हेल्थ और वेलबिंग के लिए, इट इज 2.23 लाख करोड़। तो राउंड फिगर्स में है ये 2.23 लाख करोड़। अगर एग्जैक्ट आप देखें तो इट इज 2,23,846 करोड़। ये जो है आपको जो बजट एलोकेशन जो है हेल्थ एंड वेलबिंग सेक्टर की इस बार जो देखने को जो मिलेगी। और ये जो 137 जो परसेंट जो इंक्रीज है फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये आप द हिंदू का आर्टिकल अपने सामने देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हेल्थ एंड वेलबिंग के लिए बार जो एलोकेशन है इट इज 2.23 लाख करोड़। और इससे जो 137% राइज जो है 2020-21 से इससे हुआ है। और देखिए, इसमें बताया गया है कि जो हमारी जो जीडीपी है वो 2020-21 में जो है 7.7% जो कॉन्टेक्ट कर गई है। अगर आपसे पूछें कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 2020-21 में हमारा कितना रहा, तो अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट एज वेल एज इकोनॉमिक सर्वे, हमारी जो इकोनॉमी है वो -7.7% जो है ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी देखने को मिली, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर गई -7.7% से। और देखिए, इसी आर्टिकल में बताया गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट है हमारी गवर्नमेंट का ऑफ 2020-21, ये है 9.5% ऑफ दी जीडीपी। यानी कि जो टोटल जो हमारी जीडीपी है उसका 9.5% जो है उतना खर्चा गवर्नमेंट ने जो है लोन वगैरह लेके किया हुआ है, वो गवर्नमेंट की इनकम से बाहर का खर्चा है। देखिए, फिजिकल डेफिसिट जिसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, ये जो होता है एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, इसमें हम देखते हैं अगर एक्सपेंडिचर माइनस इनकम जीरो है तो कोई भी फिजिकल डेफिसिट नहीं है। अगर इनकी इनकम आपकी ज्यादा है और एक्सपेंडिचर खर्चा आपने कम किया है, तो नेचुरली जो है सरप्लस रहेगा, फिजिकल सरप्लस रहेगा। और अगर जो है आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो वहां पर नेचुरली डेफिसिट रहेगा। और मैक्सिमम टाइम में हमें ये देखने को मिलता है, चाहे स्टेट का हम बजट देखें, चाहे हम यूनियन बजट देखें, हर बार हमें डेफिसिट देखने को मिलता है। ये शो करता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगी हुई है और डेवलपमेंट के लिए इवन वो आउट ऑफ दी बजट भी जो है बोरिंग करके जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रही है। ये अगेन आप नेक्स्ट आर्टिकल अगेन द हिंदू का देख सकते हैं, 137% इंक्रीज इन हेल्थ एंड वेलबींग स्पेंडिंग। और देखिए, इसमें जो है 60,030 करोड़ जो है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के रखा गया और 35,000 करोड़ जो है वैक्सीनेशन के रखा गया। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,23,846 करोड़ जो एलोकेशन दी गई है हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, जो कि 137% जो इंक्रीज है। और इसमें 60,030
करोड़ जो है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के लिए दी गई है, और 2700 करोड़ आउटले जो है न्यूट्रिशन के लिए दी गई है। तो देखिए न्यूट्रिशन इंप्रूव करने से रिलेटेड हमारी सरकार क्या कर रही है, इसमें नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में आप बता सकते हैं। न्यूट्रिशन के लिए एलोकेशन आप बजट की वहां पर कोट कर सकते हैं कि 2700 करोड़ जो है बजट एलोकेशन है, गवर्नमेंट खर्चा भी कर रही है। और इसमें देखिए 49,000 करोड़ जो फाइनेंस कमीशन की तरफ से ग्रांट आएगी, और 35,000 जो करोड़ है ये टुवार्ड्स ऑफ वैक्सीनेशन इसमें जो है आपका जो है खर्चा किया जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन ग्रांट जो इसमें 49,000 की करोड़ की रहेगी। और देखिए एक नई स्कीम जो है बजट में जो है लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जो कि 64,180 करोड़ की ये जो है स्कीम है, और 6 ईयर्स के लिए इसको जो लॉन्च किया गया है। अभी जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, इसके तहत देखिए इंप्रूव की जाएगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम, और स्ट्रेंथन किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन को। इसमें जो है देखिए एक जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ जो है इसमें बनाया जाएगा। देखिए वन हेल्थ का कंसेप्ट ये होता है कि जो ह्यूमंस हैं एज वेल एज एनवायरनमेंट है, और जो एनिमल्स है, हम सब की जो हेल्थ है वो एक दूसरे के द्वारा जो है रिलेटेड है। अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा एनवायरनमेंट स्वस्थ है, एनिमल जो हमारे आसपास हैं वो स्वस्थ हैं, तो बीमारियां नहीं फैलेगी। हम कोरोना वायरस को देख सकते हैं, ये माना जा रहा है कि जूनोटिक डिजीज है, बहुत सारी बीमारियां हमें एनिमल से भी फैलती हैं। तो इट इज अ कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ जो कि इंटीग्रेट करता है हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अवर सराउंडिंग, जो भी हमारे क्रिएचर्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनको आपस में ये जो इंटीग्रेट करता है। और इसी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत जो है 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है खोले जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अक्रॉस द कंट्री जो है 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां पर जो वायरस से रिलेटेड जो सर्च की जाएगी, वो जो इसमें खोले जाएंगे। ये भी आपने जरूर याद रखना है, 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है खोले जाएंगे। वायरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वायरस। और इस स्कीम के तहत जो सपोर्ट की जाएगी 7,788 रूरल और 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसमें जो एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो एस्टेब्लिश की जाएगी। स्ट्रेंथन किया जाएगा इसमें नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को, और इनकी जो 5 जो रीजनल ब्रांचेस रहती हैं इन 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ एंड सर्विलेंस यूनिट्स में इस्टेब्लिश की जाएंगी 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिंपली कि ये जो हमारा यूनियन बजट है 2021-2022 का, इसने जो एफडीआई है, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आती है इंश्योरेंस सेक्टर में, इसको 49% से जो है इंक्रीज कर दिया है। अप टू हाउ मच परसेंट, ये रहे आपके ऑप्शन। तो देखिए 49% से 74% अब जो है एफडीआई लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में जो कर दी गई है। और आपने एक बात और ध्यान रखनी है, इंश्योरेंस सेक्टर को जो हमारी कंट्री में जो है आईआरडीआई, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो इसको रेगुलेट किया जाता है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको जो है हैदराबाद, तेलंगाना में देखने को मिलेंगे। और हैदराबाद जो है देखिए ओनली सिटी है हमारी कंट्री की जिसको जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में जो इंक्लूड किया गया है, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन, जो हमारे एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आर्बर डे फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हैदराबाद जो है एकमात्र सिटी है भारत में 120 सिटीज में से। और हैदराबाद में आपको आईआरडीआई के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। और आईआरडीए जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस एज वेल एज री इंश्योरेंस सेक्टर दोनों को जो ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल बजट आउटले फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन यूनियन बजट 2021-2022। देखिए हमारे जो बैंक्स हैं, मेजर बैंक्स, वो एनपीए की प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे लोन जिनको जो है रिकवर्ड नहीं किया जा पा रहा है बैंक के द्वारा। देखिए एनपीए की अगर हम सिंपल से डेफिनेशन देखें तो ऐसा लोन जिसकी प्रिंसिपल या एज वेल इंटरेस्ट पेमेंट बिल्कुल भी ना दी जाए अप टू 90 डेज तक। अगर किसी लोन का इंटरेस्ट पेंडिंग हो जाता है और उसका प्रिंसिपल एज सच बना रहता है, तो उसको जो एनपीए जो डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए अगर कोई एनपीए जो 12 मंथ तक लगातार जो एनपीए रहता है, तो उसको हम सब स्टैंडर्ड असेट्स जो है बोल देते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स अगर कोई एनपीए रहता है, तो उसको हम सब स्टैंडर्ड जो असेट बोल देते हैं। डाउटफुल असेट्स उसको बोल देते हैं, जो कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। देखिए कोई मान लीजिए एनपीए है, उसको आपने सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल दिया कि अप टू 12 मंथ्स तक जो है एनपीए रहता है, उसके लगातार 12 मंथ तक जो है दोबारा सब स्टैंडर्ड असेट्स में रहता है, तो इसको हम डाउटफुल असेट्स जो है बोल देंगे। और फिर एक लॉस असेट्स भी होता है, जिसमें जो है पूरी की पूरी उम्मीदें खो जाती है कि इसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो देखिए बैंक कैपिटलाइजेशन यानी कि बैंकों में दोबारा से जो पैसा भरना, इसको सिंपल लैंग्वेज में जो है बैंक रिकैपिटलाइजेशन बोल देंगे। तो बजट आउटले जो है 2021 की 2022 की फॉर रिकैपिटलाइजेशन बैंक इज 20,000 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने मेमोराइज जरूर करना है। 20,000 करोड़ इज द बजट आउटले फॉर द रिकैपिटलाइजेशन बैंक। अब ये देखिए आप द हिंदू का आर्टिकल जो अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात है इसमें देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो
कोट है, इसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कोट किया, तो अपने आप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए इन्होंने बोला फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन डॉन इज स्टिल डार्क। देखिए इसका सिंपल मतलब ये है कि विश्वास देखिए वो पक्षी होता है जो कि महसूस कर लेता है लाइट को, रोशनी को, और जो है गाना शुरू कर देता है। इवन डॉन, डॉन का मतलब है सुबह जो है स्टिल डार्क होती है, भोर जो है वो स्टिल जो है डार्क है, अंधेरा छाया हुआ है, फिर भी वो जो है लाइट को फील कर लेगा, अपकमिंग लाइट को, और गाना शुरू कर देगा। तो ये कोटेशन इन्होंने दी हुई है, इसको आप मेमोराइज जरूर करना है। फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। तो इसको डायरेक्ट आप कोट मींस आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग से कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है लिमिट जो इंश्योरेंस सेक्टर में, इसको जो 49% से बढ़ाकर जो 74% जो है कर दिया गया है। देखिए इसी में बताया गया है कि एक न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है सेटअप किया जाएगा टू फंड दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन व्हाइल एन असेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म। देखिए एक असेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म और बैड बैंक। देखिए बैड बैंक का क्या काम होता है, अब देखिए मैंने आपको एमबीए के बारे में बताया। अब मान लीजिए बैड बैंक क्या करेगा कि बैंक्स के एनपीए खरीद लेगा, और जो एनपीए रिकवर करने का काम बैंक करता है उनको ये बैड बैंक करेगा, और ये जो है बैंक्स को पैसा दे देगा इसके बदले, और जो बैलेंस शीट है बैंक्स की उसको क्लियर करने में ये जो हेल्प करेगा। और देखिए तो एक असेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म जिसको बैड बैंक बोला जाता है, वो जो है टास्क होगी द टेकिंग ऑफ द बैड लोन्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू कोप विद द राइजिंग एनपीएस। हाउएवर जस्ट इसमें ये बोला गया कि 20,000 करोड़ जो है बैंक रिकैपिटलाइजेशन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि प्रोपोजिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो खर्चा किया जाएगा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो प्रपोजिंग है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.54 लाख करोड़ जो है किया जाएगा इन द ईयर, और ये 34.5% जो हायर रहेगा एज कम्पेयर टू 2021। और मिनिस्टर ने जो टारगेट किया हुआ है फिजिकल डेफिसिट 6.8% का। देखिए तो 6.8% का फिजिकल टारगेट जो है रखा गया है बजट में फॉर द ईयर 2021-2022। देखिए हमारी फाइनेंशियल ईयर जो 2021-2022 वो शुरू होगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से, और खत्म होगी 31 मार्च 2022 को। तो ये बात आपने जरूर ध्यान रखनी है। जो फिजिकल डेफिसिट जो हमारे गवर्नमेंट का रहा 2020-21 में वो 9.5% रहा, और 2020-21 और 2022 में अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट्स जो है 6.8% जो है फिजिकल डेफिसिट जो हमारी गवर्नमेंट का रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, अप टू 2017 तक ये होता था कि जो यूनियन बजट है उसको अलग रिप्रेजेंट किया जाता था, और जो रेलवे बजट है उसको अलग रिप्रेजेंट किया जाता था। इट इज अ प्रैक्टिस इन अवर कंट्री फ्रॉम 1924। तो रेलवे का जो बजट था वो अपने आप में अलग जो है रिप्रेजेंट जो है किया जाता था। लेकिन 2017 में कर दिया गया कि दोनों बजट, यूनियन बजट और रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया, यानी कि यूनियन बजट को यूनियन बजट में जो है, रेलवे बजट को यूनियन बजट में जो मर्ज कर दिया गया। तो अब 2021-2022 की जो रेलवेज की जो बजट एलोकेशन है ये हमें देखने को मिलती है 1.1 लाख करोड़। फर्स्ट फैक्ट जो रहता है ध्यान रखना, 17-18 का जो बजट था 2017-18 का, उसमें रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट के साथ। और एक बात का और ध्यान रखना, रेलवे बजट को पहले जो रेलवे मिनिस्ट्री रिप्रेजेंट करते थे, और एग्जैक्ट जो बजट एलोकेशन है रेलवे की इट इज 1,10,055 करोड़। तो 5500 करोड़, तो 1,10,055 लाख करोड़ ये जो है बजट एलोकेशन है, सॉरी करोड़ ये जो है बजट एलोकेशन रहेगी। 1.10 लाख करोड़ आप सिंपली याद रख सकते हैं, इट इज अ बजट एलोकेशन ऑफ रेलवेज। अब देखिए अगेन ये जो है द हिंदू के आर्टिकल का जो है कटआउट है, इसमें देखिए बताया गया है द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन को जो है एन के सिंह साहब जो चेयर जो इन्होंने किया, और इसने अपनी जो रिकमेंडेशन जो है दे दी है। तो 15th और फाइनेंस कमीशन जो अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो देखिए रिकमेंडेशन दी थी कि उसमें स्टेट शेयर जो है डिविजिबल पूल जो रहते हैं टैक्स के 41% होना चाहिए फॉर द 5 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2021-22। और कमीशन ने गिवन दिया था इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्रिएटिंग अ सेपरेट नॉन लैप्सेबल फंड फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन। और स्टेट हैज बीन ग्रांटेड इनहेंस्ड बोरोइंग रूम ऑफ अप टू 4% ऑफ द जीडीपी for up to 2021-22 with an additional 0.5% limit for those undertaking critical power sector reforms। और फाइनेंस कमीशन के द्वारा देखिए रिकमेंड किया गया था एडिशनल रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ 2.94 लाख करोड़ फॉर 17 स्टेट्स। और देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते हैं उन्होंने प्रपोज किया 1.1 लाख करोड़ फॉर दी रेलवेज, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग रखा गया इसमें 2.15 लाख करोड़ फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो विद 33% इंक्रीज इन द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2021-2022 ओवर 1.61 लाख करोड़ रिवाइज एस्टिमेट फॉर 2020-21।
और एक बात और आपने ध्यान रखनी है, यूनियन बजट में प्रपोज किया गया है कि जो भी प्रोविडेंट फंड जो कंट्रीब्यूशन होती है ईपीएफ में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख ईयर उससे ज्यादा अगर होती है, मान लीजिए आपकी 2.5 लाख अगर आपकी बचत है ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में, तो उसको टैक्स नहीं किया जाएगा। अब जो 2.5 लाख से ज्यादा किसी की अगर बचत है ईपीएफ में पर साल, तो उसको भी जो टैक्स किया जाएगा। अगेन आप ये द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं। देखिए रेलवेज को अगर 96.15 रुपीज दिए जाते हैं, तो ये जो 100 रुपीज जो है ये कमा के देती है। इस तरह के इसमें फैक्ट्स बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अकॉर्डिंग में डबल सी होता है, आप स्पेलिंग ठीक रहना। तो इसमें बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2021-22 व्हाट वाज द फिजिकल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग 2020-21। तो देखिए 2020-21 में जो फिजिकल डेफिसिट था हमारी गवर्नमेंट का, इट इज 9.5% ड्यू टू द कोविड-19। एंड इसमें भी बोला गया व्हाट विल बी मतलब फ्यूचर, मतलब क्या कितना होगा, कितनी संभावना है डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो ये संभावना है प्रेजेंट बजट एस्टिमेट के अनुसार कि 6.8% जो है फिजिकल डेफिसिट हमारी गवर्नमेंट का 2021-2022 में रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 9.5% एंड 6.8%। तो देखिए इस तरह से जो है बजट डेफिसिट 6.8% जो बताया गया है द हिंदू का, ये अगेन आर्टिकल रहता है। और देखिए इसमें एक और चीज डिस्कस की गई है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, एआईडीसी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो रहेगा वो जो है सिलेक्टेड आइटम सच एज पेट्रोल, डीजल, एप्पल्स और अल्कोहल के ऊपर ये लगाया जाएगा। तो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस रहेगा, ये 2.5 पर लीटर लगेगा ऑन पेट्रोल और 4 पर लीटर लगेगा डीजल के ऊपर। अगेन आप द हिंदू का आर्टिकल का कटआउट जो अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने होप्स, उम्मीद रखी हुई है कि फिजिकल डेफिसिट को जो 4.5% तक ये लेके आएंगे बाई अप टू फिजिकल फाइनेंशियल ईयर 26। फाइनेंशियल ईयर 26 का मतलब 2025-26। देखिए जब 26 लिखा जाता है तो इसका मतलब होगा 2025-26। ये बात आप ध्यान रखनी है इंडियन इकोनॉमी के परस्पेक्टिव में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने टैग किया कि फिजिकल डेफिसिट 2022 में 6.8% रहेगा। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है फिजिकल डेफिसिट 2022 में कितना रहेगा, तो वो 6.8% रहेगा। ये लिखने का तरीका होता है इकोनॉमी में। और इसको जो एम्स किया गया है कि 4.5% तक जो है फिजिकल डेफिसिट को लेके आना बाय 2025-26 तक। और ओरिजिनल जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है 2020-21 को 3.5% था, लेकिन कोविड के कारण जो है 2020-2021 में हमें जो है 9.5% का फिजिकल डेफिसिट देखने को मिला। और 2 लाख करोड़ जो है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिए जाएंगे। देखिए कि फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट रहता है, इसमें गवर्नमेंट को अपना फिजिकल डेफिसिट जो मैनेज करना पड़ता है, और इसमें टारगेट रखा गया है 3% ऑफ फिजिकल डेफिसिट ऑफ जीडीपी। लेकिन इसमें अभी अमेंडमेंट करना पड़ेगी क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन कोविड की वजह से जो है खराब चली हुई है, इसलिए गवर्नमेंट को जो है स्पेंड जो है ज्यादा करना पड़ा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर टेस्टिंग योर नॉलेज। अगर आपने प्रीवियस जो 15 मिनट का जो लेक्चर हुआ उसको अगर आपने सही ढंग से सुना तो ये क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। इसमें सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट, पहला इंडिया का पेपरलेस बजट जो है प्रेजेंटेड किया गया था या किया गया है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। तो आपने ध्यान रखना ईयर 2021 इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 जिसमें फर्स्ट पेपरलेस बजट जो है हमारी सरकार के द्वारा जो है प्रेजेंट किया गया है। ये आप अगेन फाइल फोटो देख सकते हैं। इस तरह से हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी जो है टैबलेट लेके आई और टैबलेट में जो है पेपरलेस बजट जो है इनके द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में देखिए मैंने आपसे जो है अपनी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में भी डिस्कस किया हुआ है। तो आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि हांगकांग जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये न्यूज में थी, ये किससे रिलेटेड है। तो देखिए ये जो शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, और ये यूनियन बजट 2021-2022 की स्पीच में जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो इसका जो मेंशन किया गया। तो देखिए अगेन आप द हिंदू की जो है कटआउट जो है यहाँ पर जो देख सकते हैं, गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज 7 मेजर पोर्ट्स सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। और इसमें अनाउंस किया गया 1624 करोड़ सब्सिडी स्कीम फॉर शिपिंग कंपनीज। तो इस तरह से ये जो है इन्होंने जो है शिपिंग कंपनीज के लिए जो है सब्सिडी अनाउंस की। और इसमें देखिए बात की जा रही है बूस्टिंग द रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एज आलंग इन गुजरात में रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स को जो है फास्ट किया जाएगा। और इंडिया ने इनेक्टेड कर दिया है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स 2019। और मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया कि रिसाइकलिंग ऑफ शिपयार्ड्स जो है डबल किया जाएगा अप टू 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन बाई 2024। और इसमें हांगकांग जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है इसका भी इन्होंने कोटेशन दी जो कि शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने पीआईबी का कट आउट देख सकते हैं, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो एक स्कीम जो है लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड सब्सिडी सपोर्ट टू द इंडियन शिपिंग कंपनीज इन ग्लोबल लीडर्स प्रोटेक्टेड बाय मिशन सीपीएसएस टू प्रमोट फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स इन इंडिया। 1624 crore will be provided over the 5 years, will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers beside enhancing Indian companies sharing global shipping। और recycling of ships की बात की गई, India has enacted recycling of ships 2019 and added acceded और इसमें पालन किया गया to the Hong Kong
इंटरनेशनल कन्वेंशन का। एफर्ट्स जो है मेड किए जाएंगे टू ब्रिंग मोर शिप्स टू इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड जापान। रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो है अराउंड 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन की जो है इसको जो डबल किया जाएगा बाय 2024 और इससे जो है 1.5 लाख जॉब जो एक्स्ट्रा जो क्रिएट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें सिंपली ये पूछा जा रहा है कि कितनी बजट आउटले जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो हमारी मिनिस्ट्री है, स्पेलिंग आप ठीक है लेना, मिनिस्ट्री की स्पेलिंग यहाँ पर जो है गलत टाइप हो गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के लिए कितनी बजट एलोकेशन जो है यूनिवर्स 2021-22 के लिए रखी गई है? दिस आर योर ऑप्शन। तो इट इज 15,700 करोड़। और मैं आपको एक बात बता दूं, स्टेट पीएससी में जो है, स्टेट पीएससी जो होते हैं, चाहे आप एचपीपीएससी का एचपीएस दे रहे हैं, वहां पर डायरेक्ट बजट एलोकेशन जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जो है पूछ ली जाती है। मनरेगा की एलोकेशन एक बार एचपीएस में पूछ ली गई थी, तो इनको आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए। एमएसएमई की जो बजट एलोकेशन है यूनिवर्सिटी इज 15,700 करोड़। अगेन आप ये द हिंदू के आर्टिकल का डाउट दे सकते हैं। जंप इन एलोकेशन फॉर एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ की एलोकेशन रखी गई है इन बजट 2021-2022 और ये जो 2020-21 में जो है 7,572 करोड़ ये जो थी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ओवरऑल बजट आउटले फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन यूनियन बजट 2021-2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जो बजट एलोकेशन है इट इज 1,18,101 करोड़। और रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जो है फास्ट टैग जो रहता है व्हीकल्स के ऊपर, इसको जो है कंपल्सरी कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इससे जो है टूल प्लाजा जो है कलेक्ट किया जाएगा। ये जो गाड़ियों के ऊपर जो RFID टेक्नोलॉजी से ये जो है लेस रहेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्टिंग से, और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो पैसे कट जाएंगे। टूल प्लाजा में आपको रुकने की जरूरत नहीं है। इट विल सेव द टाइम एज वेल एज स्मूथली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एज वेल एज मटेरियल्स, और व्हीकल्स की स्मूथ मूवमेंट इसके थ्रू होगी। तो ये अगेन आप द हिंदू का कट आउट देख सकते हैं। हाईवेज मिनिस्ट्री गेट्स 1,18,100 करोड़ आउटले, और इसमें 1,08,230 करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए जो रखा गया है। और देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जाएगा और पूरी कंट्रीज को एक जो है भारतमाला बनाई जाएगी। भारतमाला बोला गया इसमें जो रोडवेज इस तरह से रहेंगे इनको। तो इसमें 21,000 करोड़ सॉरी 21,000 किलोमीटर ऑफ रोड जो है लीड किए जाएंगे दिस फाइनेंशियल ईयर। और भारतमाला प्रोजेक्ट में देखिए मोर देन 30,000 किलोमीटर रोड्स हैड बीन अवॉर्डेड and by that of March next year another 8,500 crore roads would be awarded for the construction. Again आप द PIB का कट आउट देखते हैं। रोड एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर हाईएस्ट एवर आउटले जो 1,18,000 करोड़ की जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा दी गई है। देखिए हमसे पूछा जाता है कि गवर्नमेंट जो है जो रोड्स हैं, रोड सेफ्टी के लिए क्या कर रही है या रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए क्या कर रही है। तो देखिए जो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है उसका हम पालन कर रहे हैं। रोड सेफ्टी के ऊपर हम जो है काम कर रहे हैं। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उनको जो है गाइडलाइंस दी जा रही है कि वो जो है जो सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उनको जो है वो जो है व्हीकल्स में जो प्रयोग करे, और भी सेफ्टी व्हीकल्स के साथ मोर एंड मोर सेफ्टी व्हीकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ ही व्हीकल्स को लॉन्च करे। तो इस तरह हमारी गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। और रिसेंटली एक जो है रिपोर्ट आपकी वर्ल्ड बैंक की आई हुई थी, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज बर्डन इंडियन सोसाइटी। तो उसमें भी काफी अच्छे मेजर्स दिए गए थे। और देखिए मेन बात ऐसी होती है कि रोड में जो एक्सीडेंट होता है उसमें हमारी ज्यादा तो जो है अडल्ट पॉपुलेशन की जो है डेथ होती है, और अप्रोक्सीमेटली 1.50 लाख जो पीपल है हमारे वो जो है जान गंवा देते हैं हर साल रोड एक्सीडेंट्स में। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना बहुत जरूरी है ताकि ये जो वैल्यूएबल जो लाइव्स हैं, वैल्यूएबल जो ह्यूमन कैपिटल है, इसको हम सेव कर सके और ताकि ये जो नेशनल बिल्डिंग जो यूज हो सके। तो फॉलोइंग इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्लान किए गए हैं 3,500 किलोमीटर जो एनएच जो है तमिलनाडु में जो है बनाया जाएगा एट दी कॉस्ट ऑफ 1.03 लाख करोड़। इसमें मदुरई कोल्लम कॉरिडोर और चित्तौर थचूर कॉरिडोर इसमें रहेगा। और 1100 किलोमीटर का एक एनएच केरला में जिसमें 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। 600 किलोमीटर सेक्शन रहेगा मुंबई टू कन्याकुमारी कॉरिडोर। और सबसे बड़ा देखिए नेशनल हाईवे हमारी कंट्री में इन प्रेजेंट NH44 है जो कि आपके श्रीनगर टू कन्याकुमारी रहता है। 6,775 किलोमीटर एनएच जो है वेस्ट बंगाल में जो है लोकेट किया गया है ऑफ द 25,000 करोड़, जिसमें एक्चुअली कोलकाता सिलीगुड़ी रोड को जो है बिल्ड किया जाएगा। और NH ऑफ 19,000 करोड़ जो है करंटली जो इन प्रोसेस है इन आसाम। और फर्दर वर्क जो है 34,000 करोड़ का जो कवरिंग करेंगे 1,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नेक्स्ट 3 इयर्स। और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिसमें स्पीड रेडार्स, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड्स, GPS इनेबल्ड रिकवरी वैन्स विल बी इंस्टॉल्ड इन ऑल द न्यू 4 and 6 लाइन हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन से हम देख सकते हैं। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे पहले कि कितनी बजट एलोकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो है रखी गई है। हाईवेज यहाँ पर नहीं होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए यूनियन बजट में देखिए जो एलोकेशन जो रखी गई रहे आपके ऑप्शन इट इज 4.78 लाख करोड़ ह्यूज अमाउंट डिफेंस के लिए 4.78 लाख करोड़ जो है बजट में रखा गया है। तो ये देखिए आप स्क्रीन से हम देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो स्टैंड अप चला हुआ है उससे जो है डिफेंस आउटेज जो है काफी ज्यादा जो बढ़ा दी गई है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन बजट जो रहता है डिफेंस के लिए 4.78 लाख करोड़ जो है रखा गया है। देखिए 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि आप एक नॉन लैप्लेसेबल फंड जो है फॉर दी मोर जिसको मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो है बोला गया, उसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। तो नॉन लैप्लेसेबल फंड जो है मॉडर्नाइजेशन लिमिटेड इस पे जो विचार किया जा रहा है और इंडिकेटिव साइज जो रहेगा इसका 51,000 करोड़ जो है ये रहेगा। तो ये 15 फाइनेंस कमीशन की एक जो है आपकी रिकमेंडेशन थी कि एक डेडिकेटेड नॉन लैप्लेसेबल मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो क्रिएट करना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वर्क कर रही है और 2021-2026 तक जो है ये जो मॉडर्नाइजेशन फंड रहेगा फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी इसमें 2,30,354 जो है इसमें जो है रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन सामने देखते हैं, इसमें सिंपली आपसे पूछा जाए जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, स्पेलिंग आप थोड़ी ठीक कर लेना, ये जल्दी जल्दी में टाइप करते इसमें जो है स्पेलिंग गलत हो गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो टोटल बजट एलोकेशन कितनी रखी है यूनिवर्स 2021-2022, तो ये रखी गई है 2687.99 करोड़। या आप अगेन द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं, कल्चर मिनिस्ट्री सफर्स 15% कट जो है इसमें जो है इनकी एलोकेशन में कर दी गई है। और देखिए अभी बार इनको जो है 2687.99 करोड़ दिए गए हैं, जबकि पिछली बार इनको 3149.86 करोड़ जो दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि बजट एलोकेशन कितनी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की यूनियन बजट 2021-2022, तो ये रहे आपके ऑप्शन। तो ये 3631 करोड़। और देखिए टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही आपका जो है इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है, इट इज लेबर इंटेंसिव सेक्टर और काफी ज्यादा लोगों को जो है हमारी कंट्री में जो ये रोजगार भी जो प्रोवाइड करता है। सो टोटल बजट आउटले ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज 3631 करोड़। और मित्रा स्कीम लॉन्च की गई है टेक्सटाइल सेक्टर के, दैट इज मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में जो है आपका टेक्सटाइल जो इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द बजट आउटले ऑफ यूनियन बजट 2021-2022 इन दी नेशनल रिसर्च फॉर द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो है 50,000 करोड़ जो एलोकेट किए हुए हैं। ये आप द हिंदू के आर्टिकल जो है अपनी स्क्रीन सामने देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल ये पूरा देख सकते हैं, 50,000 करोड़ फॉर द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है 50,000 करोड़ जो है 5 ईयर्स के लिए जो है फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए दे दिए गए हैं। ये एक जो है अम्ब्रेला बॉडी रहेगी दैट इज एक्सपेक्टेड टू फंड रिसर्च अक्रॉस द रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ह्यूमैनिटीज। और ये भी आप ध्यान रखें कि निर्मला सीतारमण जो है फर्स्ट अनाउंसमेंट जो है इस तरह की जो है 2019 के बजट में जो की गई थी आफ्टर प्रपोज्ड इंडियाज ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर जो है वर्क करता है। और इनके द्वारा जो है रिसेंटली एक डिजिटल ओशियन जो है प्लेटफॉर्म एक जो है इनके द्वारा जो लॉन्च किया गया था। तो डिजिटल ओशियन जो इनिशिएटिव है ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का वर्क करता है उनका है। और इन्हीं के अंदर जो है नेशनल सेंटर फॉर ओशियन, जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो रहता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर वर्क करता है, जिसका काम रहता है मेनली जो हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो भी हमारे मिशन है उनको जो है एडमिनिस्टर करना। ये भी जो है आपकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर जो है वर्क करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो एलोकेशन है 2021-2022 की वो जो है 1901 करोड़ रखी गई है, 1901 करोड़। और एक बात और ध्यान रखना, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन एंड इंफॉर्मेटिक्स सर्विस के हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद जो है प्रगति नगर में मिलेंगे, जबकि जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के हेडक्वार्टर्स आपको जो वास्को डी गामा जो सिटी रहती है गोवा की, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर बताया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है 6,313 करोड़ जो लास्ट ईयर मिले थे, अब बार इसको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 6,071 करोड़ जो है इस बार जो इसके लिए जो बजट एलोकेशन जो रखी गई है। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बजट एलोकेशन जो है 3,502 3502 जो रहते हैं 3,502 करोड़ जो है रख दी गई है इस साल बजट एलोकेशन। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वाटर सप्लाई स्वच्छ भारत 2.0 मिशन जो है अर्बन एरियाज का लॉन्च किया गया। देखिए जल जीवन मिशन अर्बन के तहत जो है एम किया गया है कि 4,378 लोकल बॉडीज को जो है वाटर कनेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। देखिए तो यहाँ पे आप देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड यूनिवर्सल वाटर सप्लाई टू द एरियाज अंडर ऑल द 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन फोकसिंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्लज वेस्ट वाटर एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट इन सिटीज। और इसके बाद आप देखते हैं जल जीवन मिशन जो रहेगा अर्बन, ये जो है लॉन्च किया गया है और इसके तहत जो है जो 2.86 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं उनको टैप कनेक्शन जो प्रोवाइड की जाएंगी, एज वेल एज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है 500 अमृत सिटीज में जो प्रोवाइड करी जाएगी।
और मिशन को जो इम्प्लीमेंटेड होगा ओवर द 5 ईयर एट द कॉस्ट ऑफ 2.87 लाख करोड़। और अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की, तो ये इम्प्लीमेंट होगा ओवर द 5 ईयर फ्रॉम 2021 टू 2026। और स्वच्छ भारत जो मिशन है अर्बन, इसमें जो है 1,41,678 करोड़ की जो एलोकेशन जो है इसमें जो रखी गई है फॉर 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी बजट एलोकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो है रखी गई है, दी गई है। तो इट इज 24,430 करोड़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रहती है WCD मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो इनका बजट जो है स्ट्रिंग किया है, कम हो गया है। तो मिनिस्ट्री को जो है सिर्फ वो है 24,430 करोड़ फॉर फिजिकल 2021। पोषण अभियान की भी जो है एलोकेशन कम हुई है। लास्ट ईयर ये 3700 करोड़ थी, 2700 करोड़ ये कर दी गई है। मनरेगा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 100 डेज का जो है रोजगार जो प्रोवाइड किया जाता है इन दी रूरल एरियाज टू बी अनस्किल्ड वर्कर्स। तो देखिए मनरेगा के को जो बजट एलोकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा रोजगार जो है मनरेगा के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया था। तो यूनियन बजट 2021-2022 में मनरेगा के लिए जो एलोकेशन है इट इज 73,000 करोड़। मेक श्योर यू मेमोराइज इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर अगेन द हिंदू का आर्टिकल देखते हैं, रूरल इंडियाज लाइफलाइन मिसिंग इन बर्थ स्पीच एलोकेशन जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की जो स्टूड एट 73,000 करोड़। तो इस तरह से इसकी जो एलोकेशन जो है रखी गई है। यूनियन बजट 2021-2022 में 4 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है एक यूटी को जो है एलोकेट की गई है। तो आपने ये बताना है कि यूनियन बजट 2021-22 में जो है कहाँ, इसके तहत कहाँ पर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है एस्टेब्लिश की जाएगी, किस यूटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाएगी। दीज आर योर ऑप्शन। तो आप ध्यान रखना, लद्दाख में जो है फर्स्ट, लद्दाख की जो है फर्स्ट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है एस्टेब्लिश जो है की जाएगी बाय द यूनियन बजट 2021-2022। और आप ध्यान रखना लद्दाख के लेह में जो हमारा फर्स्ट जो है जियोथर्मल प्रोजेक्ट जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा लेह में। और ये इंडिया का फर्स्ट जो है इस तरह का जो मिशन रहेगा जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखना भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसमें जो धरती के अंदर जो गर्मी होती है, जो ऊर्जा होती है, उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। ये लेह के पुग्गा विलेज में जो है स्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है आपके। और अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है यूनियन बजट 2021-2022 में एलोकेट की गई टू दी लद्दाख। तो ये जो आप द हिंदू का जो है आर्टिकल देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेस्टी देखिए यूनिवर्सिटी को ही जो है बोला जाता है, इसका सिनोनिम है टू बी सेट अप इन लद्दाख। और स्कूल डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उनकी जो एलोकेशन थोड़ी में डिक्रीज होती हुई देखने को मिली। तो इस तरह से ये देखिए बताया गया इसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो में जो है खुली जाएगी। तो देखिए रिसेंटली यूनिवर्सिटी में जो है मित्रा स्कीम जो लॉन्च की गई है, आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि किस सेक्टर से रिलेटेड जो है ये जो है आपकी मित्रा स्कीम है। मित्रा स्कीम की एक्सपेंडेड फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क इज अ स्कीम रिलेटेड टू दी टेक्सटाइल सेक्टर। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आपको पता लग जाएगा। तो ये आप स्क्रीन सामने देखते हैं, द सेंटर हैज प्रपोज्ड स्कीम ऑफ मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा to enable the textile industry to become globally competitive, attract large investment, boost employment generation and exports. This will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global promoters in exports. Along with the production-linked incentive scheme, Mitra will lead to increased investment and enhanced employment opportunities in our country in textile sector. देखिए नेक्स्ट मैंने आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन जो है फ्रेम किया हुआ है। मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में इसका आंसर दे दिया था। तो इसमें सिंपली ये पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है डील करता है विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्टली जो है बजट बोलते हैं। लेकिन आपने एक चीज हमेशा याद रखनी कि बजट वर्ड कहीं पर भी संविधान में यूज नहीं किया गया है। तो आर्टिकल 112 जो रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आर्टिकल 100 जो 10 रहता है, इट डील विद मनी बिल। तो ये आप स्क्रीन सामने देखते हैं, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 111 जो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द असेंट टू बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट। और आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका पूरा नॉलेज टेस्ट होगा। अगर आपने मेरा लेक्चर सेटिंग सुना है तो आप इस क्वेश्चन का जो है बड़े आसानी से जो है आंसर आप जो है दे देंगे। तो इसमें देखिए बोला गया है कंसीडर द स्टेटमेंट्स बिलो इन रिगार्ड टू बजट। तो बजट रिलेटेड यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है, तो देखिए स्टेटमेंट दी गई है बजट रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि हमारा जो भारत का संविधान है ये प्रोवाइड करता है कि बजट बी लेड बिफोर दी बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब अगर संविधान की कोटेशन आप दे रहे हैं और आप बजट बोल रहे हैं तो संविधान में तो बजट कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता तो ये जो है स्टेटमेंट ठीक हो जानी थी। तो बजट जो है प्रोवाइड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि देखिए आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट a statement of the estimated receipts and expenditure of government of India for that year
इन दिस पार्ट रेफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो एस्टिमेट्स जो रहेंगे एक्सपेंडिचर के और एस्टिमेट जो शिप्स रहेंगी, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है और प्रेजेंट द्वारा लीड किए जाएंगे इन दी बोथ पार्लियामेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो बजट नहीं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो टेक्निकली आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि इसमें अगर संविधान की आप कोटेशन दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि संविधान में बजट मेंशन है, तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इस जगह लिखा होता तो ये स्टेटमेंट जो ठीक होनी थी आपकी। सेकंड स्टेटमेंट की बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल। अब देखिए, अगर यहाँ पर बोल दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि बजट में स्टेटमेंट्स होगी एस्टिमेटेड और एक्सपेंडिचर की, तो अगेन वो स्टेटमेंट गलत हो जानी थी। लेकिन अगर जनरल सेंस में बात करें तो बस जो है स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड एंड एक्सपेंडिचर की। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करें और यहाँ पर आप सिर्फ बजट ही लिखें तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन इस स्टेटमेंट में पहले होता और इसमें यहाँ पर बजट, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है संविधान बोला जाता है, वैसे भी अगर स्टेटमेंट होती तब ये जो ठीक हो जानी थी। तो ये स्टेटमेंट जो है इन द सेंस ये ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है हर साल जो है बजट जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो राइट आंसर इज सी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ आर्टिकल 112 जो रहता है हमारे संविधान का, ये रेफरेंस करता है बजट को एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अदर बजट जो टर्म बजट है वो कहीं पर भी यूज नहीं हुई है हमारे संविधान में। और बजट को जो है प्रिपेयर किया जाता है बाय द बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आफ्टर कंसल्टिंग विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे इंडिया में प्रिपेयर किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। तो इकोनॉमिक सर्वे में पूरी की पूरी, जैसे मान लीजिए अभी बार इकोनॉमिक सर्वे में देखना 2020-21 का, मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी गवर्नमेंट की एलोकेशन थी, किस तरह से हमारी इकोनॉमी ने वर्क किया, किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, ये सारी इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस की जाती है। और ये प्रीवियस ईयर्स के बारे में होता है। और इसमें गवर्नमेंट को भी ये क्रिटिसाइज करने से पीछे नहीं करते हैं, बोलने का, क्योंकि हर एक चीज जो है पब्लिक डोमेन में पहले से होती है। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम जो रिप्रेजेंट किया गया था 1950-51 फाइनेंशियल ईयर के लिए, इसको जो बजट के साथ रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन 1964 से प्रैक्टिस को बदला गया और इकोनॉमिक सर्वे को जो अलग से जो प्रेजेंट किया जाने लगा। और जो डिपार्टमेंट जो रहता है इकोनॉमिक अफेयर्स का, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर जस्ट बिफोर द यूनियन बजट से पहले। और ये प्रिपेयर्ड होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और फाइनेंस मिनिस्टर। इट इज the ministry's view on the annual economic development of the country, a flagship annual document of the Ministry of Finance, Government of India. Economic survey reviews the development in Indian economy over the previous 12 months, summarize the performance on major development programs, and highlights the policy initiative of the government and prospects of the economy in the short to medium term. और ये डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट होता है टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द बजट सेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने मेरे लेक्चर साइड से सुने तो इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बजट 2021-2022 में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने काइटेड किया दिस, फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन डॉन इज स्टिल डार्क। ये फेमस कोट जो है किस पर्सनैलिटी का है, ये रहे आपके ऑप्शन। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये जो कोटेशन रहती है, बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन। द फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक टफ कैटेगरी है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़े इजीली आप इसका आंसर दे सकेंगे। इसमें आपको जो कुछ स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। देखिए इसकी मेंशन जो आपको जो है हमारे यूनियन बजट 2021-2022 में मिलेगी। और इसको क्रिएट किया गया ताकि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है 102 लाख करोड़ का, इसकी फाइनेंसिंग करने के लिए इसको क्रिएट किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड रिस्क कैपिटल ऑफ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मेनली ऑन कमर्शियल बेसिस। देखिए मेनली ऑन नॉन कमर्शियल बेसिस होती है, कमर्शियल बेसिस पे नहीं होती है, किसी भी तरह का व्यापार इसके तहत नहीं किया जाता, नॉन कमर्शियल बेसिस होता है, जनरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जो की जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो जहां जहां वन है उनको तो आप काट ही सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी ड्यूरिंग द प्री लिबरलाइज्ड एरा। देखिए प्री लिबरलाइज्ड एरा हमारा 1991 से पहले का, फिर लिबरलाइजेशन हमारी कंट्री में 1991 में हुई। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में। तो इंडिया की जो डीएफआई थे दैट वर प्राइमरी एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। 1948 में जो हमारी कंट्री में पहला जो डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है एस्टेब्लिश किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है इन इंडिया फर्स्ट डीएफआई वाज ऑपरेशनल बिफोर इंडिपेंडेंस। देखिए मैंने आपको पहले बता दी 1948 में हमारी कंट्री में डीएफआई जो है इस्टेब्लिश हुआ था, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस हो गया ये जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और ये बिल्कुल सही बात है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये फर्स्ट जो सेटअप किया गया था 1948 में, लेकिन बिफोर लग गया यहाँ पर। अगर आफ्टर होता स्टेटमेंट ठीक हो जाने तो ओनली सेकंड इज करेक्ट, तो कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली इज करेक्ट। देखिए स्लाइड के ऊपर आप फोकस करें या इसको पॉज करके आप खुद भी पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट जो बजट है उसने प्रपोज किया है कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिससे जो है एम्बिशियस जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसको फंडेड किया जाएगा। एक डेवलपमेंट जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इसको हम डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि प्रोवाइड्स करेगा रिस्क कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन नॉन कमर्शियल बेसिस के ऊपर। ड्यूरिंग द प्री लिबरलाइज्ड एरा इंडिया के पास जो डीएफआईज थे, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे।
और ये जो प्राइमरी इंगेज थे, व्यस्त थे इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन द कंट्री। इंडिया का फर्स्ट जो DFI है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया का फर्स्ट ऑपरेशन आया था 1948 में, जिसके तहत जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो सेटअप की गई थी। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप की गई बाय द बैकिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 1955। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1964 में केम हुआ था एक्शन में, प्रमोट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी ज्यादा इजी है, इसमें आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो इसकी कितनी एलोकेशन यूनियन बजट 2021-2022 में रखी गई है? तो इट इज 64,180 करोड़। तो बार बार चीजों को मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि ये आपको जो है फॉर एवर याद रह जाए। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस किया गया है कि एक न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो है ये चलाएंगे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है इसमें स्टेट का भी कुछ ना कुछ शेयर रहेगा, रिस्पेक्टिव स्टेट जहां पर ये इंप्लीमेंट की जाएगी। ये लॉन्च होगी जिसमें यूनियन बजट का आउटले है 64,180 करोड़ फॉर 6 इयर्स। और इसके तहत जो है डेवलप की जाएगी कैपेसिटीज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम, स्ट्रेंथन एक्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड क्रिएट अ न्यू इंस्टीट्यूशन टू कैटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग डिजीज। दिस विल बी एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। तो यहाँ पर आप PIB का कटआउट देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसमें ये जो है 64,180 करोड़ की एक योजना है ओवर 6 इयर्स के लिए। मेन इंटरवेंशन इसमें रहेगी, सपोर्ट किया जाएगा 17,788 रूरल एंड 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स जो है सारी सारी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाएंगी। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स इसके साथ सेटअप किए जाएंगे। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और 2 मोबाइल हॉस्पिटल सेटअप किए जाएंगे। और नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वन हेल्थ जो एस्टेब्लिश किया जाएगा। वन हेल्थ जो है WHO का कंसेप्ट है, इसके तहत जो है जो ह्यूमन हेल्थ है, जो एनवायरमेंटल हेल्थ है और एनिमल हेल्थ है, ये जो है कोरिलेटेड होती है। और एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म जो WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन में सेटअप किया जाएगा। 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी सेटअप की जाएगी और 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी जो सेटअप किए जाएंगे जहां पर वायरस रिलेटेड रिसर्च और स्टडी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन से हम देख सकते हैं, द यूनियन बजट 2020-2022 हैज प्रपोज्ड अ सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड। देखिए जो सिक्योरिटी मार्केट जो रहती है हमारी कंट्री में, जिसमें म्यूचुअल फंड्स गिरा जाते हैं, सिक्योरिटीज जो कि ट्रेडेबल एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज देखने को मिलती है, सच एज डेटेड सिक्योरिटीज हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड जो है आपकी जो है 5 साल से 40 साल के बीच में जो है लॉन्ग टर्म जो डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं उनका रहता है। उसके साथ साथ हमारे पास देखिए ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म जो है सिक्योरिटीज जो है ये हमें देखने को मिलती हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं आपकी। और जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनका मैच्योरिटी पीरियड आपको जनरली 81 डेज, 162 डेज या 364 डेज आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है शॉर्ट टर्म आपकी जो है सिक्योरिटीज हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो सिक्योरिटी मार्केट है हमारी कंट्री में, इसको रेगुलेट करेगी सेबी, और सेबी स्टेब्लिश अंडर द सेबी एक्ट 1992। और देखिए एक सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड जो है स्टेब्लिश करने की बात कही गई है यूनियन बजट 1992 में, जिसमें मर्ज कर दिया जाएगा सेबी जो एक्ट है 1992 का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1992 का, उसके साथ साथ जो डिपोजिटरी एक्ट है 1996 का, इसको इसके साथ साथ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 का और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 का। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट इसमें नहीं आता है, बाकी ये दोनों के दोनों आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है कि यूनियन बजट 2021-22 में यूनियन मिनिस्टर जो है हमारी फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो कंसोलिडेट करेगी प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 इनटू अ रेशनलाइज्ड सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड। और सिक्योरिटीज जो है देखिए ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि यूज होती है टू रेज कैपिटल इन पब्लिक एंड प्राइवेट मार्केट्स। दे आर मेनली देखिए 3 टाइप सिक्योरिटीज होंगी, इक्विटी व्हिच प्रोवाइड्स ओनरशिप राइट्स टू द होल्डर्स, डेब्ट रहेंगी, एसेंशियल लोन्स रिपेड विद पीरियोडिक पेमेंट्स, और हाइब्रिड्स रहेंगी व्हिच कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। या आप स्क्रीन सामने जो है PIB का कटआउट देख सकते हैं, सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड, तो सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिट एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन 1956 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2007 को जो इसमें जो है आपकी जो है मर्ज कर दिया जाएगा। और देखिए इसमें बात की है कि डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास जो है फाइनेंशियल टेकअप जो है गिफ्ट जो सिटी प्रोजेक्ट है गुजरात वहां पर स्टेब्लिश की जाएंगे, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटीज। तो ये अहमदाबाद गांधीनगर में स्टेब्लिश की जा रही है। नेक्स्ट में बताया गया कि परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है टू बी क्रिएटेड होगी टू परचेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट सिक्योरिटीज बोथ इन स्ट्रेस एंड नॉर्मल टाइम्स एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉन्ड्स मार्केट। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट होगी एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी विल बी स्ट्रेंथन टू सेट अप अ कमोडिटी मार्केट इकोसिस्टम अरेंजमेंट इंक्लूडिंग वर्ल्टिंग, असेइंग, लॉजिस्टिक एसेट इन एडिशन टू वेयर हाउसिंग। और एक एन इन्वेस्टर चार्टर जो है इन्वेस्टर प्रमोशन के लिए जो है स्टेब्लिश किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो अपकमिंग जो सेंसस जनगणना होगी 2021 की, देखिए 2011 के बाद 2021 की अब जनगणना होगी, सेंसस होगी। ये जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया जो रहते हैं अंडर द मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स, इनके द्वारा सेंसस कंडक्ट की जाती है। तो इसके लिए बजट एलोकेशन है 3768 करोड़। देखिए तो इतनी बड़ी ये प्रोसेस होती है, इतने बड़ी इंटायर कंट्री को कवर करना, जिसका एरिया जो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी लगभग जो है
130 करोड़ के आसपास है, तो 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी। तो इतनी बड़ी कंट्री की सेंसस कंडक्ट कराना, और देखिए कितना खर्चा इसमें होता है, तो एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक काफी बड़ी जो है प्रोसेस रहती है। देखिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो है डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो अनवेल्ड की गई है। देखिए हमारी कंट्री में डिस इन्वेस्टमेंट जो है दीपम कराता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो वर्क करता है। तो इसके द्वारा देखिए जो है डिस इन्वेस्टमेंट की जाती है। देखिए डिस इन्वेस्टमेंट देखिए एक सिंपल होगी, एक आपकी स्ट्रेटेजिक होगी। स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 40% या उससे ज्यादा का जो शेयर है विद मैनेजमेंट कंट्रोल जो है उस सीपीएससी का, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो है प्राइवेट एंटिटी को दे देना। डिस इन्वेस्टमेंट का सिंपली मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो उसको बेच रही है, या गवर्नमेंट जो उसमें अपना शेयर जो है किसी और प्राइवेट कंपनी को जो बेच रही है। तो देखिए 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर इसमें बताए गए हैं, जिसमें ये बोला गया है कि इनमें जो गवर्नमेंट का शेयर जो रहेगा ही रहेगा। ये सेक्टर है आपकी एटॉमिक एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम कोल एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ऑल आर दीज स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स अनाउंस्ड इन द डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी हो गया, स्पेस एंड डिफेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स हो गया, और बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस हो गई। ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो है इनको जो बोला गया है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बजट से रिलेटेड जो डिस्कस किए गए हैं, और इसमें 90 टू 95% होप है कि यहीं से आपको जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे। आप हमारी वीडियोस को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो आपके लिए वैल्यूएबल लेक्चर लाते रहूं, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, दूसरों की भी हेल्प करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।